प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते पर इस महीने नवंबर में हस्ताक्षर हो जाएंगे। ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नेपाल और भारत अगली संयुक्त संचालन समिति की बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के बीच ये समझौता इस साल मई जून में नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल के भारत दौरे के दौरान तय हुआ था। यह समझौता 25 साल के लिए है, जो दोनों देशों में बिजली के व्यापार का रास्ता खोलेगा, जिससे चीन नाखुशी जता रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस साल 2 जून को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समझौते की घोषणा की थी। इस समझौते के तहत भारत अपने पड़ोसी और मित्र देश से दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते के तहत 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने 31 मई से 3 जून तक भारत का दौरा किया, तो दोनों देशों ने 25 साल के अंतर सरकारी दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते को हरी झंडी दे दी थी। उस समय समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे, क्योंकि भारत की कैबिनेट ने समझौते के मसौदे का समर्थन नहीं किया था। इस समझौते पर इस महीने औपचारिक तौर पर साइन कर दिए जाएंगे। ये समझौता भारत और नेपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल के लिए समझौता बिजली के लिए दीर्घकालिक बाजार सुनिश्चित करेगा। ये पहली बार है कि नेपाल इस तरह के दीर्घकालिक सौदे के तहत अपनी बिजली बेचेगा। समझौते के तहत बिजली पूर्वी नेपाल से गुजरने वाली ढाल के बाद मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भारत भेजी जाएगी। 2 अन्य परियोजनाओं से उत्पन्न शेष मेगावाट 70 मेगावाट बिजली 132 केवी महेंद्रनगर टनकपुर ट्रांसमिशन लाइन से भारत के बाजार में आएगी। नेपाल में जून में ही समझौते के तय होने के बाद इस पर खुशी जाहिर की थी। नेपाल ने इससे बिजली विकास के लिए एक नया रोड मैप विकसित होने की बात कही है। ये नेपाल के आर्थिक विकास और पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर चीन इससे चिढ़ा हुआ है। जून में नेपाल के पीएम की समझौते पर दस्तखत करने के बाद चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सोंग ने तक टिप्पणी करते हुए कहा था कि नेपाल के पास अपने लिए बिजली कम है, तो भारत को निर्यात करने का मतलब नहीं है। ये सही नीति नहीं है। ये ना तो नेपाल के लिए सही है, ना ही भारत के लिए फ़ायदेमंद है। आइए हम इसराइल के बारे में बात करें। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हमास के डिफेंस की पहली लाइन को तोड़ दिया है। हमास की रक्षा को तोड़ते हुए इजरायली टैंक गाजा शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इस संघर्ष में आईडीएफ के 17वें सैनिक की मौत गुरुवार सुबह हुई। सेना ने अपने 17 सैनिकों की मौत को भारी कीमत करते हुए शोक जताया है, साथ ही जंग को जारी रखने की बात कही है। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के खात्मे तक युद्ध लड़ना जारी रखा जाएगा। इजरायली सेना ने गुरुवार को भी गाजा पट्टी में हमला जारी रखा और हमास के एक एंटी टैंक मिसाइल समूह के कमांडर को मार गिराया। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हंगारी ने बताया कि खुफिया जानकारी और ज़मीन, हवा और समुद्र के हमलों के जरिए हमने गाजा पट्टी के उत्तर में हमास की रक्षा की अगली पंक्तियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बीते 5 दिन में हमने हमास की रणनीतिक सुविधाओं, विस्फोटकों, भूमिगत सुरंगों में भी ज़्यादातर को नष्ट कर दिया है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्होंने युद्ध के 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक, हमास की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, बंदूकों को वापस लाना। इसराइल ने कहा कि हमास के खत्म हो जाने पर वह गाजा से अलग हो जाएगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था की बात की है, जिसमें रोजाना की जिंदगी में इसराइल का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसराइल अपने 2 लक्ष्य रखे हैं, उसके लिए सेना ने गाजा में बड़े अभियान छिड़ा हुआ है। हालांकि ये दोनों लक्ष्य बहुत आसान नहीं है। गाजा पट्टी में इसराइली सेना की एंट्री करने के बाद लड़ाई गलियों में फैल जाती है, जिसके बाद आम नागरिकों को इससे बचाना मुश्किल हो जाएगा। 25 दिन में ही गाजा में करीब 8,000 आम लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में हमास को ख़त्म करने के लिए इजरायली सेना गाजा में घुसेगी तो उसकी लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। इजरायली बलों के सामने दूसरा लक्ष्य गाजा में अज्ञात स्थानों पर रखे गए 200 से ज़्यादा बंदों को बचाने का है। गाजा की सुरंगों के नेटवर्क से इन लोगों को निकालना भी इजराइल के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। गाजा की सुरंगों के जाल से पार पाना रक्षा विषय एक भारी काम मान रहे हैं। ऐसे में भले ही इजरायली सेना हमास की कमर तोड़ देने की बात कह रही हो, लेकिन जो 2 उद्देश्य बेंजामिन नेतन्याहू ने रखे हैं वो अभी तक बहुत आसान नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए हम पाकिस्तान के जनरल के बारे में बात करें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस समय अजरबैजान के दौरे पर हैं, लेकिन उनका विमान चीन और यूएई देखा गया है। यह कहना है कि पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर जनरल आदिल राजा का, जो इस समय सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इमरान खान के करीबी आदिल राजा ने दावा किया है कि जनरल मुनीर ने चीन और अमेरिका दोनों को डबल क्रॉस किया है और इसका खुलासा हो गया है। इस धोखे से चीनी बहुत गुस्से में है और यही वजह है कि जनरल मुनीर उन्हें मनाने के लिए चीन के सीक्रेट दौरे पर गए हैं। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर के चीन दौरे को पाकिस्तानी मीडिया ने भी छिपा कर रखा हुआ है। आदिल राजा ने कहा कि पाकिस्तान के रणनीतिक हथियार और मिसाइलें अप्रत्यक्ष रूप से चीन के नियंत्रण में हैं। आदिल ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को निकालने और ग्वादर में अमेरिकी हस्तक्षेप से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है।
जिससे पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका भी जनरल मुनीर की नीतियों से बहुत नाराज है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी सेना के जनरल अक्सर डबल क्रॉस करते रहे हैं और सुपर पावर के बीच खेल खेलते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अन्य अधिकारी रह चुके कर्नल अकबर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के जितने भी रणनीतिक हथियार तकनीकें हैं वे चीन की तकनीक पर आधारित है। आज पाकिस्तान ने अमेरिका का रुख कर लिया है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वह चीन और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी पाकिस्तान जब अमेरिका की ओर बढ़ता है तो चीन टांग खींच लेता है, और जब हम चीन की ओर जाते हैं तो अमेरिका हमसे नाराज होता है। रिटायर्ड कर्नल अकबर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की उच्च तकनीक पर चीन का नियंत्रण है। आदिल राजा ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र चीन ने लगाए हैं। पाकिस्तान की मिसाइलें चीन की बनी हुई हैं, हम उस पर अपना केवल नाम लिख देते हैं, गौरी गजनवी। भारत के साथ तनाव होने पर इन हथियारों को ठीक करने के लिए चीन के इंजीनियर आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल असीम मुनीर के डबल क्रॉस करने की वजह से पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। अकबर हुसैन ने कहा कि जनरल मुनीर ने अपनी चीनी यात्रा को छिपाने के लिए अजरबैजान की यात्रा की। आदिल राजा ने दावा किया कि जनरल मुनीर को चीन के राष्ट्रपति ने मिलने का टाइम तक नहीं दिया और इस वजह से उन्हें रुकना पड़ा। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि जनरल असीम मुनीर अजरबैजान के दौरे पर आया। उसने जनरल मुनीर के चीन जाने का दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। आइए अब हम चीन के अरबपतियों के बारे में बात करें। दुनिया में अरबपतियों को ट्रैक करना आसान नहीं है। उन्हें उनकी संपत्ति को ढूंढना जितना आसान है, उन पर कर लगाना उतना ही मुश्किल। चीन में हाल ही में कई टेक अरबपतियों और कई चोरी करने वाली हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके बाद चीन के कई अरबपति अपनी संपत्ति को बचाने के लिए दूसरे देशों की शरण में जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित देश के कुछ बड़े अमीर सिंगापुर पहुंचे हैं। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के अनुमानित 2640 अरबपतियों में से कम 562 चीन में माने जाते हैं, जो पिछले साल के 607 के मुकाबले कम है। फोर्ब्स की माने तो चीन में अत्यधिक अमीर लोगों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। फाइनेंसरों पर कार्रवाई और बिगड़ते राजनीतिक माहौल के कारण चीन के कई अमीर लोग अपना पैसा और खुद देश के बाहर जाना चाह रहे हैं। चीन के संभ्रांत लोग लंबे समय से अपना पैसा विदेशों में ले जाने के तरीकों की तलाश में हैं। आधिकारिक तौर पर व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष केवल $50,000 देश से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति है, लेकिन धनी लोगों के पास अपने धन को स्थानांतरित करने के लिए कई आधिकारिक और अनौपचारिक तरीके होते हैं, चाहे वह हांगकांग में मुद्रा विनिमय के माध्यम से हो, या पूंजी नियंत्रण लागू नहीं होता है, या विदेशी व्यवसायों में नकदी डालना हो। अगस्त में शंघाई में पुलिस ने 100 मिलियन युआन से अधिक के अवैध विदेशी मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाने के संदेह में कंपनी के मालिक सहित एक आयोजन परामर्शदाता पर काम करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य मीडिया रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार देश की वित्तीय बाजार की व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करता है। नेटिक्सिक्स नाम के एक बैंक के अनुसार महामारी से पहले हर साल पर्यटकों के माध्यम से लगभग $150 अरब चीन से बाहर जाते थे, अपना धन विदेश ले जाते थे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा महामारी से पहले के स्तर पर नहीं लौटी है, लेकिन उच्च अमेरिकी ब्याज दरें और कमजोर युआन नकदी समृद्ध चीनियों के लिए अपना पैसा देश से बाहर ले जाने के लिए मजबूत कारण बना है। 2023 की पहली छमाही में चीन के भुगतान संतुलन डेटा में $19.5 बिलियन की कमी थी, जिसे अर्थशास्त्री पूंजी उड़ान के संकेतक के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि अनौपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था छोड़ने वाले पैसे का सही मूल्य अधिक हो सकता है। नेटिक्सिस में एशिया प्रशांत की मुख्य अर्थशास्त्री एलिशिया गार्सिया हेरेरो का कहना है कि चीन में भविष्य की आर्थिक नीतियों और व्यापार के अवसरों के बारे में उच्च स्तर की अनिश्चितता भी लोगों को अपनी बचत देश से बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2021 में चीन के नेता शी जिनपिंग ने साझा समृद्धि के लिए एक आह्वान को पुनर्जीवित किया, जिसे व्यापक रूप से अपने धन को अधिक व्यापक रूप से साझा करने के लिए टाइकून के आह्वान के रूप में व्याख्या की गई थी। उस वक्त चीन के सबसे हाई प्रोफाइल उद्यमियों में से एक रहे जैक मा द्वारा स्थापित तकनीकी कंपनी अलीबाबा ने इस उद्देश्य के लिए 100 बिलियन युआन का दान दिया। माना जाता है कि शी को चीन के वित्तीय अभिजात वर्ग के प्रति विशेष रूप से अविश्वास है, क्योंकि 2015 में युआन के आश्चर्यजनक अवमूल्यन के बाद $600 बिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था भाग गई थी। तब से बीजिंग ने जिन लोगों के पास चीन की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा है पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।